बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भाई आप लोग? रटना नहीं समझना है। सिंटेक्स बुक बोर्ड फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 6 स्टेट्स ऑफ मैटर सॉलिड का पार्ट 2 करने जा रहे हैं। पार्ट 1 में इंट्रोडक्शन हम देख चुके और इस पार्ट 2 के अंदर बुक खोल लीजिए अपनी, तो आपको पेज नंबर 121 पे ब्लू सब हेडिंग नज़र आएगी, काइनेटिक मॉलिक्यूलर इंटरप्रिटेशन ऑफ सॉलिड्स। और नेक्स्ट पेज पे आ जाएं तो पेज नंबर 122 पे आपको सिंपल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स नज़र आएंगी। आज के हमारे टॉपिक हैं। कितनी सिंपल प्रॉपर्टीज़ हैं? 1 2 3 4 5 6 7 हैं। ठीक है, तो इनको भी देखते हैं। थियोरेटिकल चीज़ें हैं लेकिन ज़रूरी हैं आपके लिए समझना, क्योंकि इसी के ऊपर आपसे आपके MCQs जो है वो बेस्ड करते हैं। कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना और मुस्कुराते रहना है। पिछली वीडियोज़ अगर नहीं देखी हैं तो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक्स मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। और पिछले चैप्टर्स की वीडियोस देखनी है तो पेज पे चले जाइए। ये जो आपको यूट्यूब की स्क्रीन नज़र आ रही है, इसी के नीचे जो है वो लोगो बना हुआ है, रटना नहीं समझना है। उस पर क्लिक करें, एक पेज खुल जाएगा। वहाँ देखें प्ले लिस्ट का ऑप्शन होगा, प्ले लिस्ट, इसके ऊपर आप क्लिक कीजिए तो प्ले लिस्ट आपके सामने बहुत सारी आ जाएंगी। पूरी अगर नज़र ना आए तो आपको ये डाउनवर्ड एरो या राइटवर्ड एरो नज़र आएगा, इस पर क्लिक करें तो प्लेलिस्ट सारी आपके सामने आ जाएंगी। 11th केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट है जिसमें सारी वीडियोस मौजूद हैं। इसके अलावा मैट्रिक सिंटेक्स बुक बोर्ड बायोलॉजी, उसकी प्लेलिस्ट मौजूद है। पाकिस्तान स्टडी मैट्रिक सिंटेक्स बुक बोर्ड, उसकी प्लेलिस्ट मौजूद है। इसके अलावा ओल्ड बुक्स जो हैं हमारे पास, सिंटेक्स बुक बोर्ड 9 मैट्रिक, केमिस्ट्री, फिज़िक्स और मैथमेटिक्स, इनकी भी प्लेलिस्ट मौजूद हैं। केमिस्ट्री की 2 प्लेलिस्ट मौजूद हैं ओल्ड बुक की, आप देखें आपको नज़र आ रही होगी। और जो है वो मैथमेटिक्स की भी 2 प्लेलिस्ट हैं ओल्ड बुक की, वो भी नज़र आ रही होंगी। फ़िज़िक्स की एक है 9 मैट्रिक की। इसके अलावा ओल्ड सिंटेक्स बुक बोर्ड फ़िज़िक्स की भी प्लेलिस्ट जो है वो मौजूद है। इसके अलावा अगर आपकी बेसिक्स वीक है केमिस्ट्री की तो बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट मौजूद है। आपकी इंग्लिश लैंग्वेज की बेसिक्स वीक हैं तो बेसिक्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज बेसिक्स की प्लेलिस्ट मौजूद है। और बेसिक्स अच्छी हैं, एडवांस करना चाहते हैं तो इंग्लिश एडवांस 1 की प्लेलिस्ट मौजूद है, जिसमें मैंने टेंसेस करवाए हैं, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस जो है ये करवाया है। इसके अलावा मैथमेटिक्स की बेसिक्स आपकी वीक हैं तो बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स की भी प्लेलिस्ट मौजूद है, आप देख सकते हैं। पिन पॉइंट, आपको टू द पॉइंट कॉन्सेप्ट चाहिए कि ये क्या है। ये व्हाट सीरीज़ मैंने पूरी की पूरी बनाई है, 1-1 मिनट की वीडियोस हैं, आप देख लें। एटम क्या है, आयन क्या है, मॉलिक्यूल क्या है, एवोगाड्रोस नंबर क्या है, पार्टिकल क्या है, इस क्या का जवाब आपको मिल जाएगा। शॉर्ट्स के नाम से प्लेलिस्ट मौजूद है, उसमें आप देख लीजिए, बहुत सारे शॉर्ट्स मैंने बनाए हुए हैं, तो टू द पॉइंट आपको कॉन्सेप्ट मिल जाएगा। समझे बगैर आप आगे बढ़ नहीं सकते। केमिस्ट्री, फ़िज़िक्स, मैथमेटिक्स और दूसरे सब्जेक्ट से बहुत मुख्तलिफ सब्जेक्ट, ये वक्त मांगता है। ये शॉर्टकट में आपका मसला हल नहीं करेगा, आपको इसके लिए वक्त देना पड़ेगा। जो बच्चे इस बात को मेरी समझ जाएंगे कि नहीं, इस सब्जेक्ट को वक्त देना पड़ेगा, इसमें जल्दबाजी का कोई काम नहीं है, वो बच्चे इंशाअल्लाह फ़ायदे में रहेंगे। जो हिदायत पर अमल करते रहेंगे, लेक्चर को लाजमी नोट करेंगे, लेक्चर को लाजमी नोट करेंगे, फिर दोबारा कह रहा हूँ, लेक्चर को लाजमी नोट करेंगे, वो फ़र्क देखेंगे अपने अंदर। अच्छा, अब चलते हैं यहाँ पर काइनेटिक मॉलिक्यूलर इंटरप्रिटेशन ऑफ सॉलिड्स। काइनेटिक मॉलिक्यूलर इंटरप्रिटेशन ऑफ सॉलिड। ये काइनेटिक वर्ड आप जहाँ भी देखें, फ़िज़िक्स की दुनिया में इसको हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं, और केमिस्ट्री की दुनिया में एक KMT कहलाता है, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी जो है वो फ़िज़िक्स में भी काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी जो है वो गैसेस में भी मौजूद थी,
काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी जो है वो लिक्विड्स में भी मौजूद थी KMT, और सॉलिड में भी मौजूद है। इस लफ्ज़ को समझने की कोशिश करें। ये काइनेटिक वर्ड जो है इसका मतलब क्या होता है, इसका हरकत मतलब होता है। इसी से वर्ड बनता है काइनेटिक एनर्जी, जिसको हम हर की तवानाई कहते हैं उर्दू में। और इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इसका कॉन्सेप्ट आसान सा ये है कि जितने भी पार्टिकल्स हैं, चाहे गैस के हों, लिक्विड के हों या सॉलिड के हों, वो हालत हरकत में है, वो मुस्तकिल हरकत में है, वो रेस्ट पोजीशन में नहीं है। ठीक है, ये इसका मतलब है। और यहाँ पर भी अब हम जो काइनेटिक मॉलिक्यूलर इंटरप्रिटेशन ऑफ सॉलिड देखने जा रहे हैं, इसका मतलब ये है काइनेटिक मॉलिक्यूलर इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रेट का मतलब होता है तर्जुमानी करना, तर्जुमा करना, मतलब बताना, समझाना, मतलब समझाना सॉलिड के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी को देखते हुए, सॉलिड के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी को देखते हुए आपको इसका मतलब समझाना, ये है इसका मतलब इसके अंदर भी KMT की बात होगी, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी की ही बात होगी। इसके पॉइंट्स जो हैं वो जो मैंने बनाए हैं वो आप नोट कर लें। तो काइनेटिक मॉलिक्यूलर इंटरप्रिटेशन ऑफ सॉलिड, या फिर इसको इसी सवाल को इस तरह भी आपके सामने लाया जा सकता है कि KMT, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ सॉलिड्स। समझ में आ रही है बात? तो सबसे पहले ये किस चीज़ की बात करती है, स्पेस की बात करती है। अब देखिए, सवाल आपके सामने आएगा तो आपको बात समझ में आएगी। जब कोई आपसे पूछेगा कि भाई काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी को सामने रखते हुए आप सॉलिड जो हैं उनके दरमियान जो स्पेस है उसके बारे में आप क्या जानते हैं, आपने सवाल समझा? तो ये है कि इनके दरमियान जो स्पेस है वो बहुत लिटिल है, थोड़ा स्पेस होता है। सॉलिड के पार्टिकल्स के दरमियान जो स्पेस है वो बहुत थोड़ा स्पेस होता है। आपसे अगला सवाल पूछा जाता है, इसका रीज़न बता दें, क्यों जो है वो स्पेस पार्टिकल्स के दरमियान सॉलिड के वो इतना कम क्यों होता है? तो इसकी वजह क्या है कि पार्टिकल्स के दरमियान जो है वो स्ट्रॉन्ग इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स मौजूद है। स्ट्रॉन्ग इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स जो है वो मौजूद है। पैकिंग ऑफ पार्टिकल्स के बारे में आपसे कोई पूछे कि ये पार्टिकल्स जो हैं इनकी पैकिंग के बारे में आप क्या जानते हैं? पैकिंग ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल्स की ये जो पैकिंग है, पार्टिकल्स जिस तरह से पैक हुए हुए हैं सॉलिड में, आप इसके बारे में क्या जानते हैं? तो आप इसका जवाब दे दें कि पार्टिकल्स जो हैं वो क्या हैं, टाइटली पैक्ड होते हैं, टाइटली पैक्ड होते हैं, टाइटली पैक्ड होते हैं एट मीन पोजीशन, एट मीन पोजीशन, यानी कि बहुत सख्ती के साथ एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं ये पार्टिकल्स। ठीक है, लेकिन हरकत में होते हैं, ये बात जहन में रखना है आप, स्टिल नहीं होते। और ये टाइटली पैक्ड होते हैं कहाँ पर? मीन पोजीशन। मीन पोजीशन का मतलब क्या है? मीन पोजीशन जो है इसका मतलब क्या है? मीन पोजीशन जो है इसका मतलब क्या है? तो मीन पोजीशन का मैं मतलब आपको समझा रहा था, इसको ज़रा समझ लीजिएगा। पोजीशन का मतलब तो होता है किसी चीज़ की जगह, उसकी बात हो रही है। ये मीन जो है इसके 3 मतलब निकलते हैं, आप समझ लीजिएगा। एक मतलब तो मीन का सबको ही पता है, इसका मतलब होता है मायने, मीनिंग। दूसरा मतलब जो होता है इसका वो अच्छा नहीं होता, दूसरा मतलब होता है इसका मतलबी, हाउ मीन यू आर, कितने मतलबी हो तुम। और साइंस की दुनिया में मीन का मतलब एक और निकलता है, इसको हम कहते हैं एवरेज। एवरेज, एवरेज का मतलब होता है औसत, खालिस उर्दू में। और इसका मतलब क्या है मीन, एवरेज या औसत का? कि कोई
जब आपको एक अंदाज़ा कायम करना हो, इसका आसान सा एवरेज और औसत का मतलब होता है अंदाज़ा, अंदाज़न, अंदाज़न। तो ये मीन पोजीशन एक अंदाज़े वाली पोजीशन है, समझ में आ रही है बात? ठीक है, अगर आपको अच्छे तरीके से एवरेज का कॉन्सेप्ट क्लियर है और नहीं क्लियर तो बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स के अंदर मैंने जो है ये एवरेज मीन की वीडियो भी बना के आपको ये समझाया है कि इसका मतलब क्या होता है, तो वो देख लें तो आपको क्लियर हो जाएगा। बहरहाल टू द पॉइंट, यहाँ पर एक अंदाज़ा, जब बहुत ज़्यादा आपके पास जो है वो चीज़ कोई बिखरी हुई होती है, बहुत ज़्यादा कोई चीज़ रैंडम होती है, बिखरी हुई होती है, बहुत ज़्यादा तादाद में होती है। मिसाल के तौर पर आपके पास जो है वो एक ग्राउंड में एप्पल्स का ढेर लगा हुआ है, ठीक है, और आपसे पूछा जाता है कि इन एप्पल्स का वज़न क्या है इंडिविजुअल, तो ये एक बेवकूफ़ाना सवाल है, क्योंकि एक एक एप्पल का वज़न बताना जो है वो आसान नहीं है, क्योंकि यहाँ तो हज़ारों एप्पल्स जो हैं वो मैदान में आपने ढेर कर रखे हैं। तो एक एप्पल का जो वज़न है वो अलग होगा, दूसरे का अलग होगा, तीसरे का अलग होगा। लेकिन अगर आप एक अंदाज़न वेट इसका निकाल लें, इसका एवरेज वेट निकाल लें, इसका मीन वेट निकाल लें, तो फिर आप लगभग कह सकते हैं कि हाँ, एप्पल्स जो हैं इनका वज़न जो है अंदाज़न, इनका एवरेज वज़न जो है, इनका मीन वज़न जो है वो 200 ग्राम है, 200 ग्राम है। अब हज़ारों एप्पल्स पड़े हैं तो ये आपने एवरेज जो बता दिया, या आपने मीन वेट जो बता दिया, ये एवरेज वेट जो बता दिया, या औसत वेट जो बता दिया, या अंदाज़न वेट जो बता दिया, इसमें डेफिनेटली सारे के सारे जो है वो 200 ग्राम के नहीं होंगे। बहुत सारे 200 ग्राम के होंगे, कुछ 201 ग्राम के होंगे, कुछ 199 ग्राम के होंगे, लेकिन ये सब नज़दीक नज़दीक वाले हैं। तो अंदाज़न या औसत 200 ग्राम का एक एप्पल इस तरह से बनेगा। तो इसमें जो कम वाले हैं वो भी आ जाएंगे, जो थोड़े ज़्यादा वाले हैं वो भी आ जाएंगे। समझ में आ रही है बात आपको? तो पैकिंग ऑफ पार्टिकल्स को देखें तो ये टाइटली पैक्ड होते हैं एट मीन पोजीशन। तो ये जो पोजीशन है ये वो वाली एग्जैक्ट पोजीशन नहीं है पार्टिकल्स की। अब समझ में आ रहा है आपको? ये पोजीशन जो पार्टिकल क्योंकि मुस्तकिल हरकत में है, किसी की हरकत थोड़ी सी ज़्यादा भी है, किसी की हरकत थोड़ी सी कम भी है, इसलिए अब यहाँ पर क्योंकि पार्टिकल्स की हरकत एक जैसी नहीं है, थोड़ा थोड़ा सा फ़र्क है, इसलिए हमें यहाँ पर फिर क्या करना पड़ेगा, उनकी पोजीशन बताने के लिए हमें औसत या एवरेज या मीन का इस्तेमाल करना पड़ेगा कि ये मीन पोजीशन है, कि लगभग तकरीबन पार्टिकल्स इसी पोजीशन में हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है कि पार्टिकल्स जो हैं टाइटली पैक्ड हैं। अगर उनके दरमियान उनकी पोजीशन में थोड़ा सा अगर फ़र्क आ भी रहा है ना, तो वो फ़र्क बिल्कुल थोड़ा सा है, ज़रा सा, बिल्कुल स्लाइट सा फ़र्क है उन सब की पोजीशन में। इसीलिए हमें ज़रूरत है एवरेज की, हमें ज़रूरत है मीन पोजीशन की, हमें इसकी ज़रूरत है। समझ में आ रही है बात आपको? अच्छा, अब यहाँ पर आगे चलते हैं। तो फिर उसके बाद जो है वो शेप या वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, इसके हवाले से आपसे सवाल किया जाता है कि काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के मुताबिक, ये जो बातें की जा रही हैं सारी KMT के मुताबिक हैं, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के मुताबिक हैं। सॉलिड की शेप या इसके वॉल्यूम के बारे में आप क्या जानते हैं ये बता दीजिए। तो इसका जवाब ये है कि शेप या वॉल्यूम जो है वो फिक्स्ड होता है, फिक्स्ड होता है सॉलिड्स का शेप या वॉल्यूम। अगला सवाल पूछा जाए आपसे वाई, ऐसा क्यों होता है भाई, क्यों जो है वो वॉल्यूम या शेप जो है वो फिक्स्ड होती है सॉलिड्स की, जबकि लिक्विड्स की नहीं होती, गैसेस की नहीं होती? इसके पीछे वजह क्या है वाई? इस वाई का जवाब ये है क्योंकि पार्टिकल्स की हरकत जो है वो रिस्ट्रिक्टेड होती है, रिस्ट्रिक्टेड, महदूद। रिस्ट्रिक्टेड का मतलब होता है महदूद, मतलब लिमिटेड, महदूद होती है, ठीक है, रिस्ट्रिक्टेड होती है, रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, महदूद हरकत होती है, रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट होती है पार्टिकल्स की, ठीक है, और इसीलिए सॉलिड का शेप या उसका वॉल्यूम जो है वो फिक्स्ड होता है। अब आगे चलते हैं। ऑन हीटिंग, अगर आप सॉलिड्स को हीट करते हैं तो इसका रिज़ल्ट क्या निकलता है?
ऑन हीटिंग कोई आपसे पूछ लेता है कि भाई काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के मुताबिक अगर आप सॉलिड्स को हीट करते हैं तो इसका रिज़ल्ट क्या निकलता है। सॉलिड के पार्टिकल्स जो होते हैं उनके पास एक एनर्जी होती है जिसको हम कहते हैं वाइब्रेशनल एनर्जी। वाइब्रेशनल एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी, ठीक है। अच्छा, और ये तो सॉलिड के पार्टिकल्स के पास होती है। ये बात जहन में रखिएगा कि सॉलिड के पार्टिकल्स के पास जो एनर्जी है, इसी एनर्जी को हम वाइब्रेशनल एनर्जी भी कहते हैं और इसी को हम काइनेटिक एनर्जी भी कहते हैं। काइनेटिक और लिख रहा हूँ मैं, या काइनेटिक एनर्जी ये भी कहते हैं। तो इनके पास है, इसके पास भी है, इसके पास भी है, ये एनर्जी है इनके पास। आपके पास भी एनर्जी है, मेरे पास भी एनर्जी है हमारी बॉडी के अंदर। तो इन पार्टिकल्स के पास भी ये एनर्जी मौजूद है, वाइब्रेशनल एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी। उसकी वजह क्या है? क्योंकि इनकी जो हरकत हो रही है वो कौन सी हरकत हो रही है? वाइब्रेशनल हो रही है, टाइप ऑफ मोशन। आपको पता है हरकत की 3 इकसाम होती हैं। हरकत ट्रांसलेटरी भी होती है, हरकत जो है वो रोटेटरी भी होती है, रोटेटरी भी होती है, और हरकत जो है वो वाइब्रेशनल भी होती है। तो हरकत कहीं भी हो रही हो, मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट दे दिया है कि कोई भी ऑब्जेक्ट हरकत कर रहा हो तो उसके पास कौन सी एनर्जी है, उसकी हरकत को देखते हुए काइनेटिक एनर्जी है। काइनेटिक वर्ड का मतलब ही हरकत होता है। समझ में आ रही है बात आपको? तो हरकत की टाइप्स को भी समझना ज़रूरी है ताकि काइनेटिक एनर्जी की भी टाइप्स बने। ये ट्रांसलेटरी हरकत ये होती है जिसमें आप ये देखें, मैं यहाँ से यहाँ आ रहा हूँ और यहाँ से वहाँ जा रहा हूँ, ये ट्रांसलेटरी मोशन है। इसके अंदर मेरे वजूद का एक एक हिस्सा अपनी जगह तब्दील कर रहा है और दूसरी जगह पे जा रहा है। समझ में आ गई बात? तो ये भी हरकत है। तो मेरे पास काइनेटिक एनर्जी है। पूछा जाए काइनेटिक एनर्जी तो है भाई, उसके बाद आगे काइनेटिक एनर्जी कौन सी हरकत वाली, तो आप बता दें काइनेटिक एनर्जी की वो हरकत जिसमें ट्रांसलेटरी मोशन हो रहा है, ये जो मैंने अभी बताया आपको। दूसरा सवाल आपसे पूछा जाए, और दूसरी कौन सी हरकत होती है? रोटेटरी, ये गोल गोल घूमने वाली, रोटेटरी इसको कहते हैं। जस्ट लाइक दिस, ये जो है पेन मार्कर आपको ये गोल गोल घूमता हुआ नज़र आ रहा है, इसको हम रोटेटरी कहते हैं, ठीक है। और तीसरी होती है वाइब्रेशनल। वाइब्रेशनल में क्या होता है कि एक ऑब्जेक्ट हरकत करता हुआ दोबारा उसी जगह पे आता है, ठीक है। यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ आया और यहाँ से ये गया। ये जो टू एंड फ्रो हरकत है, आगे पीछे वाली हरकत है, इसको हम वाइब्रेशन कहते हैं। खालिस उर्दू में इसको इर्तियाश कहा जाता है, ठीक है भाई। इस तरह की हरकत। तो ये जो पार्टिकल्स की हरकत है ये भी वाइब्रेटरी है, ठीक है। वाइब्रेशंस को आप फील करना चाहते हैं किसी सॉलिड ऑब्जेक्ट को, जो स्टील का बना हो, मेटल का बना हो, उसको हल्का सा आप मारें तो आपको टन की आवाज़ आएगी, और आप उसके नज़दीक हाथ लेके जाएंगे तो आपको वाइब्रेशंस फील होंगी। समझ में आ रही है बात? जैसे आपका मोबाइल जो है वो भी वाइब्रेशन पे लगा हो तो आपको कैसा महसूस होता है। तो बहरहाल ये पार्टिकल्स की जो हरकत है ये कौन सी है? ये वाइब्रेशनल है। तो काइनेटिक एनर्जी तो पार्टिकल्स के पास है, लेकिन यहाँ पर अब काइनेटिक एनर्जी की एक शक्ल हमारे सामने आ गई जिसको हम कह रहे हैं वाइब्रेशनल एनर्जी। ये क्वेश्चन आ जाते हैं, ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द वाइब्रेशनल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, इसमें फ़र्क क्या है? तो ये फ़र्क आप आसानी से बता सकते हैं कि भाई वाइब्रेशनल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी ही होती है, लेकिन ये उन ऑब्जेक्ट्स या उन पार्टिकल्स के पास होती है जिनकी हरकत जो है वो वाइब्रेटरी होती है, जो वाइब्रेशनल मोशन कर रहे होते हैं, इसलिए उनकी काइनेटिक एनर्जी को हम वाइब्रेशनल एनर्जी भी कह सकते हैं। समझ में आ गई बात आपको? तो यहाँ पर आपसे पूछा जाए कि अगर आप सॉलिड को हीट करते हैं, सॉलिड को आप हीट करते हैं तो क्या होगा हीट करने पर? हीट करने पे ये होगा कि जो वाइब्रेशनल एनर्जी है, वाइब्रेशनल और काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स की जो है वो वाइब्रेशनल एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस, वो बढ़ जाएगी।
अब ज़रा सोचिए, काइनेटिक एनर्जी का ताल्लुक हरकत से है। अगर ये काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी तो हरकत तेज़ हो जाएगी या स्लो हो जाएगी? डेफिनेटली हरकत तेज़ हो जाएगी, क्योंकि अब ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, आप रोज़ा रखते हैं, सुबह में एनर्जेटिक होते हैं क्योंकि आपके पास ठीक ठाक काइनेटिक एनर्जी होती है। ठीक है, लेकिन जब असर का वक्त होता है या रोज़ा खुलने से पहले का टाइम हो जाता है तो उस वक्त आप क्या महसूस करते हैं? आपकी जो है हरकत स्लो हो जाती है। तो आप कह सकते हैं कि मेरे पास काइनेटिक एनर्जी जो है वो कम हो गई है। तो हीटिंग जो है वो क्या हो रहा है? हीट जो है वो मिल रही है इन पार्टिकल्स को और उनकी काइनेटिक एनर्जी या वाइब्रेशनल एनर्जी में इजाफा हो रहा है। ठीक है, और डेफिनेटली इजाफा हो रहा है तो उनकी हरकत बढ़ेगी, उनकी हरकत बढ़ेगी। पहले जो है उनकी हरकत ऐसी थी, इतना डिस्टेंस था, थोड़ा तो डिस्टेंस होगा ना भाई, इनकी वाइब्रेटरी मोशन हो रही है। ठीक है, ये यहाँ से यूँ आ रहे हैं, यूँ 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 हरकत कर रहे हैं, वाइब्रेटरी मोशन हो रही है, थोड़ा डिस्टेंस तो होगा इनके दरमियान। लेकिन जैसे ही आप हीट करेंगे इनको एनर्जी मिलेगी और जो इजाफा करेगी इनकी वाइब्रेशनल एनर्जी में या काइनेटिक एनर्जी के अंदर, उससे क्या होगा, ये एक दूसरे से थोड़ा और दूर हो जाएंगे। और जब आप हीट करते रहेंगे तो ये और दूर हो जाएंगे। समझ में आ रही है बात? ये जो आपको पार्टिकल्स नज़र आ रहे हैं, ये जो आपको पार्टिकल्स नज़र आ रहे हैं और ये जो आपको पार्टिकल्स नज़र आ रहे हैं, आपको पता है कि आपको अपनी आँख से क्या नज़र आ रहा है? आपको अपनी आँख से क्या नज़र आ रहा है इन तीनों केसेस में? मैं इन तीनों केसेस के आपको सॉलिड के साइज़ बता देता हूँ। ये जो साइज़ है वो इस तरह के पार्टिकल्स का है, और ये जो साइज़ है देख रहे हैं, थोड़ा सा बड़ा साइज़ है, वो इस तरह के पार्टिकल्स का है, और ये जो साइज़ है वो इस तरह के पार्टिकल्स का है। आपको समझ में आ रही है बात मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ? कि सॉलिड के पार्टिकल्स की जब वाइब्रेशनल एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है तो क्या होता है, उनके वॉल्यूम में इजाफा होता है, उनके वॉल्यूम में इजाफा होता है, उनके साइज़ में इजाफा हो जाता है। सॉलिड के पहले ये साइज़ था क्योंकि इनके दरमियान का डिस्टेंस ये था, फिर साइज़ बढ़ गया क्योंकि इनके दरमियान का डिस्टेंस भी थोड़ा बढ़ गया, फिर और साइज़ बढ़ गया तो इनके दरमियान के पार्टिकल्स का डिस्टेंस भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया। और अगर आप और हीट अप करेंगे, करते रहेंगे तो फाइनली क्या होगा, फाइनली इनके दरमियान का स्पेस भी बढ़ेगा, इनकी वाइब्रेशनल एनर्जी भी इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि इनकी वाइब्रेशनल एनर्जी इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि इन पार्टिकल्स के दरमियान जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जिसने इनको बांध के रखा हुआ है, वो क्या हो जाएगी, वो वीक हो जाएगी। वो क्या हो जाएगी, वो वीक हो जाएगी, कमज़ोर हो जाएगी। यानी कि वाइब्रेशनल एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी दुश्मन है इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की, जिसने इनको बांध के रखा हुआ है। तो जितनी ज़्यादा वाइब्रेशनल एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, उतना ही ज़्यादा इनके दरमियान जो है वो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो वीक होगी, कम होगी, पार्टिकल्स की एक दूसरे के ऊपर ग्रिप ढीली पड़ जाएगी और ये एक दूसरे से दूर जाएंगे और इनके दरमियान का डिस्टेंस जो है वो बढ़ता रहेगा। फाइनली इनके दरमियान का डिस्टेंस इतना बढ़ जाएगा और इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतनी कम हो जाएगी और इनकी वाइब्रेशनल एनर्जी इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो उसका रिज़ल्ट क्या निकलेगा? उसका रिज़ल्ट निकलेगा मेल्टिंग, कि ये जो सॉलिड है ये क्या हो जाएगा, ये मेल्ट होके लिक्विड बन जाएगा। समझ में आ गई बात? तो ऑन हीटिंग ये हो रहा है, वाइब्रेशनल एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स की बढ़ रही है, उसके नतीजे में पार्टिकल्स के दरमियान का डिस्टेंस बढ़ रहा है और पार्टिकल्स के दरमियान जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जिसने इनको बांध के रखा हुआ है, वो क्या हो रहा है, वो वीक हो रही है। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। अब ये आपने बता दिया कि भाई आपसे पूछा जा रहा है ऑन हीटिंग जो है वो सॉलिड के साथ क्या हो रहा है, यानी कि सॉलिड के पार्टिकल्स के साथ क्या हो रहा है। आपने बोला ऑन हीटिंग वाइब्रेशनल एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी जो है वो बढ़ रही है। वो बोल रहा है कि आपसे फिर सवाल होता है कि भाई पार्टिकल्स की वाइब्रेशनल एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी अगर बढ़ जाती है
तो इसका रिज़ल्ट क्या निकलेगा, इसका रिज़ल्ट क्या निकलेगा, आप इसका रिज़ल्ट बताएंगे कि वाइब्रेशंस जो हैं तेज़ हो जाएंगी, फास्ट वाइब्रेशंस में कि रफ्तार में इजाफ़ा हो जाएगा। फिर आपसे दोबारा सवाल किया जाएगा भाई अगर वाइब्रेशंस तेज़ हो जाएंगी तो इससे क्या रिज़ल्ट निकलेगा, इससे क्या होगा, पार्टिकल्स की जो वाइब्रेशन है अगर वो तेज़ हो जाती हैं, फास्ट हो जाती हैं, तो इसका क्या रिज़ल्ट निकलेगा। आप बताएं। इसका रिज़ल्ट ये निकलेगा कि ये वाइब्रेशनल एनर्जी जो है, वाइब्रेशनल एनर्जी VE मैंने लिखा है, वाइब्रेशनल एनर्जी जो है वो ओवरकम कर जाएगी। ओवरकम का मतलब है काबू पा लेगी। वाइब्रेशनल एनर्जी ओवरकम कर जाएगी किसको, वाइब्रेशनल एनर्जी ओवरकम कर जाएगी पार्टिकल्स के दरमियान जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मौजूद है, उस पर काबू पा लेगी वाइब्रेशनल एनर्जी। फिर आपसे पूछा जाता है कि भाई वाइब्रेशनल एनर्जी जो है वो अगर काबू पा लेती है, ओवरकम कर जाती है इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस को, तो इसका रिज़ल्ट क्या निकलेगा, इसका रिज़ल्ट क्या निकलेगा। आप बताएंगे कि भाई इसका रिज़ल्ट ये निकलेगा कि पार्टिकल्स लॉस देयर मीन पोजीशन। पार्टिकल्स की जो मीन पोजीशन है ना, वो जो पहले थी वो अब नहीं रहेगी। पार्टिकल्स लॉस देयर मीन पोजीशन। अब सवाल पे सवाल चल रहे हैं, ठीक है। आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने जा रहे हैं केमिस्ट्री के, इंटरव्यूअर आपसे सवाल से सवाल निकाल रहा है, एक सवाल, दूसरा सवाल, तीसरा सवाल, चौथा सवाल निकल रहा है। अब वो अगला सवाल फिर आपसे कर देता है कि भाई अगर पार्टिकल्स अपनी मीन पोजीशन को लॉस कर देते हैं, उसको छोड़ देते हैं, तो इससे क्या होगा, इसका रिज़ल्ट क्या निकलेगा। इसका रिज़ल्ट भी बता दीजिए कि इसका नतीजा क्या निकलेगा। तो इसका नतीजा आप बता सकते हैं कि जैसे ही पार्टिकल्स जो हैं उनकी मीन पोजीशन, पार्टिकल्स अपनी मीन पोजीशन से दूर हटना शुरू हो जाएंगे, अपनी मीन पोजीशन को खोना शुरू हो जाएंगे, लॉस करना शुरू हो जाएंगे, तो इसका नतीजा ये निकलेगा कि पार्टिकल्स लॉस देयर मीन पोजीशन। और उसके बाद जो है वो क्या होगा, अरेंजमेंट चेंजेस, अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स अपने आप को रीअरेंज करेंगे, पोजीशन उनकी चेंज हो गई, मीन पोजीशन उनकी मुस्तकिल चेंज हो रही है, तो पार्टिकल्स जो हैं वो मुस्तकिल रीअरेंज हो रहे हैं। इसका नतीजा ये निकल रहा है, ठीक है। और क्या होगा, स्पेस इंक्रीजेस, इनके दरमियान का स्पेस जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। और फाइनली फिर क्या होगा, फाइनली कन्वर्जन हो जाएगी, कन्वर्जन इनटू लिक्विड। फाइनली वो सॉलिड जो है वो कन्वर्ट होके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। आपने देखा कि सारा का सारा सिनेरियो ये कैसे चला। सिंपल प्रॉपर्टीज़ करना चाहते थे लेकिन नहीं कर पाए, इसी के अंदर इतनी तफसील थी कि अब हम आगे देखेंगे सिंपल प्रॉपर्टीज़ को नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो इसको क्विक रिव्यू कर दूं, हीटिंग पे क्या हो रहा है, वाइब्रेशनल एनर्जी जो है वो बढ़ रही है, उसका नतीजा क्या निकल रहा है, उसका नतीजा ये निकल रहा है कि वाइब्रेशंस जो हैं उसकी रफ्तार में इजाफा हो रहा है। उसका नतीजा क्या निकल रहा है, उसका नतीजा ये निकल रहा है कि वाइब्रेशनल एनर्जी जो है वो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे काबू पा लेंगी, ठीक है। और उसका नतीजा क्या निकलेगा, उसका नतीजा ये निकलेगा कि पार्टिकल्स जो हैं अपनी मेन पोजीशन को खो देंगे, उसको लॉस कर देंगे। और उसका नतीजा क्या निकलेगा, उसका नतीजा ये निकलेगा कि पार्टिकल्स अपने आप को रीअरेंज करेंगे, उनके दरमियान का स्पेस जो है वो बढ़ जाएगा, और फाइनली ये होगा कि सॉलिड जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है भाई। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।